नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के हिंदी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हर शुक्रवार रात 8 बजे हम आपके सामने लेकर आते हैं एक्सप्लेन्ड सीरीज, जहां पर हमारा प्रयास रहता है कि पिछले बीते कुछ दिनों में, खास करके पिछले बीते एक हफ्ते में जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है हमारे यूपीएससी एग्जाम के लिए, उस पर बहुत विस्तार से चर्चा की जाए। हम कोशिश करते हैं कि हर शुक्रवार हम अलग अलग विषय से आपके सामने खबरें लेकर के आएं। कभी वो विज्ञान से जुड़ी होती हैं, कभी वो हमारी राजनीति से जुड़ी होती हैं, कभी भूगोल से। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं जो कि इन सभी चीजों से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। एक ऐसी खबर जिससे ना केवल भारत की राजनीतिक शक्ति, भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत का आर्थिक विकास, भारत की आंतरिक सुरक्षा, ये सब कुछ कहीं ना कहीं इस एक खबर से जुड़ा हुआ है। वो खबर ये है कि भारतीय सरकार की एक कोशिश है कि वो आगे आने वाले सालों में भारत से जो हथियार और हथियार के अलावा बाकी और जो रक्षा से जुड़ी हुई चीजें हम लोग निर्यात करते हैं, वो हम 5 बिलियन डॉलर, 5 अरब डॉलर तक उसको ले जाना चाहते हैं। अगर आप तुलना करना चाहें तो मैं भी बता दूं आपको, फिलहाल भारत लगभग 1.5 अरब डॉलर के आसपास का रक्षा संबंधी उपकरणों को हम लोग निर्यात करते आ रहे हैं। यह भी पिछले बीते सालों में बहुत बड़ा आंकड़ा होकर के उभरा है। अगर आप लगभग 10 साल पहले जाएं तो भारत बहुत ही कम चीजें ऐसे हैं जो कि निर्यात किया करता था। अब हम जो चीजें निर्यात करते हैं उसमें काफी बढ़ोतरी हो रही है। कई सारे ऐसे देश हैं जो भारत से अलग अलग हथियार और रक्षा संबंधी उपकरण लेना चाहते हैं, और इसीलिए भारत की सरकार ने लक्ष्य बनाया है कि हम 5 अरब डॉलर का आंकड़ा छूना चाहते हैं। इस आंकड़े को छूना संभव है कि नहीं है, भारत से जो रक्षा निर्यात होता है उसमें क्या क्या दिक्कतें हैं, किस तरह से हम उसे और बेहतर कर सकते हैं, और क्या इस समय दुनिया भर के और देश हमसे बेहतर कर रहे हैं, इन सभी बिंदुओं पर हम आज चर्चा करने वाले हैं आज के एक्सप्लेन्ड सेशन में। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें हैं जो हमें इस मुद्दे में पढ़नी है। जैसे मैंने बताया, हाल ही में प्रधानमंत्री ने घोषणा की, और याद रखिएगा यह घोषणा पहली बार नहीं हुई है, ये घोषणा पिछले 1-2 साल से भारत सरकार कर रही है। भारत सरकार का कहना है कि 2024-25 तक आते आते जो हमने अपने खुद के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है वो ये है कि रक्षा उपकरण जो भारत निर्यात करता है वो लगभग 5 अरब डॉलर के आसपास तक पहुंचाना है, जिसकी कीमत अभी 1.5 अरब के आसपास है। अब 2-3 बातें इसमें समझिए। भारत सरकार को पिछले कुछ सालों से, खास करके अपने पड़ोसी देशों से, एशिया से और अफ्रीका के भी कुछ देशों से बहुत सारी मात्रा में देशों के सवाल आए हैं कि क्या आप ऐसा हथियार हमें दे सकते हैं या ऐसा हथियार हमें दे सकते हैं। इसमें भारत सरकार के 2 ऐसे नई हथियार बनकर उभरे हैं जिनकी मांग दुनिया भर के कई सारे देशों में हो रही है। पहला, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। जैसा कि आपको पता है, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल भारत और रूस मिल करके बनाते हैं और बहुत सालों से बनाते आ रहे हैं। ये दुनिया की सबसे आधुनिक क्रूज मिसाइल्स में से एक इसे माना जाता है, और माना जाता है कि इसकी तकनीक इतनी अच्छी है कि दुनिया के बहुत सारे देश इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। यही नहीं, जिस कीमत पर भारत इसे बनाता है, जिस कीमत पर और देश इसका निर्यात कर सकते हैं, वो और देशों के लिए बहुत ही ज्यादा आकर्षक है। पिछले साल आपको याद होगा, फिलीपींस ने भारत सरकार से कहा था कि वो भारत से क्रूज मिसाइल, जो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है, वो खरीदना चाहते हैं। क्योंकि भारत रूस के साथ मिल करके ये मिसाइल बनाता है, तो हमने रूस से भी इस बारे में मंजूरी ली, और आखिर में हमने फिलीपींस को हामी भरी कि ठीक है, हम आपको ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल देंगे। क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के अलावा एक और चीज जिसकी मांग दुनिया भर के कई सारे देशों से आ रही है वो है तेजस। जैसा कि आपको पता है, जो तेजस लड़ाकू विमान है जो भारत में बन के तैयार हुआ है, इसकी मांग भी कई सारे देशों में आ रही है। हाल ही में मलेशिया ने भी एक टेंडर जारी किया था दुनिया भर के देशों को कहने के लिए कि हमें कोई लड़ाकू विमान खरीदने हैं। उस टेंडर में अलग अलग स्टेज थे जहां पर भारत ने भी भाग लिया था। भारत का तेजस आखिरी स्टेज तक पहुंचा था और उसके बाद साउथ कोरिया का जो विमान है वो जीता था। लेकिन फिर भी तेजस विमान का जो भारत में बना हुआ है उसका एकदम आखिरी चरण तक पहुंचना बड़ी बात है। और मैं आपको बताना चाहता हूं ये बड़ी बात क्यों है। देखिए, जब कोई देश
किसी हथियार को निर्यात करता है तो ये अलग अलग तरीके के हथियार होते हैं। हो सकता है आप केवल बंदूक की गोलियां निर्यात कर रहे हो, बंदूक भी छोड़िए, हो सकता है बुलेट प्रूफ जो जैकेट होती है उसका निर्यात कर रहे हो। सैनिकों के लिए, अगर कोई सैनिक है जो बहुत गर्मी में या बहुत सर्दी में जाकर के युद्ध लड़ते हैं तो उनके लिए जो उनके बूट्स होते हैं, जूते होते हैं, वो अलग होते हैं, उनके दस्ताने अलग होते हैं, टोपियां अलग होती हैं, रात में देखने के लिए चश्मे अलग होते हैं। तो हथियार ही नहीं, रक्षा से जुड़े हुए बहुत सारे अलग अलग उपकरण होते हैं जो एक देश दूसरे देशों को बेचता है। अब मान लीजिए भारत को ये हमने अपना लक्ष्य बनाया है कि हमें 5 अरब डॉलर तक का सामान बेचना है। अब आप खुद सोचिए, अगर हमारा लक्ष्य ये है कि हमें अपना निर्यात 5 अरब डॉलर तक लेकर के जाना है तो हम कितने ही बुलेट प्रूफ जैकेट, कितने ही जूते, कितने ही दस्ताने बेच देंगे कि हम वो लक्ष्य प्राप्त कर लें। इसीलिए ज्यादातर देश कोशिश करते हैं कि ऐसी चीजें बेची जाएं जो महंगी हैं, जो कि थोड़ी सी मात्रा में ही अगर आप बेचें तो उससे ही आपका बहुत सारा निर्यात वहां पर हो जाता है। यहीं पर लड़ाकू विमान सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। इसीलिए दुनिया भर में अगर आप देखें, जो सबसे विकसित देश हैं, अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन को भी अगर आप इसमें गिनना चाहें, ब्रिटेन, ये सब के सब अपने जो लड़ाकू विमान हैं उन पर बहुत बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। इन सब में रेस रहती है कि कौन सा देश है जो सबसे आधुनिक हथियार से लैस होकर के ऐसे विमान बना सकते हैं, क्योंकि ये विमान बहुत महंगे भी आते हैं और ये विमान हर दुनिया भर के हर देश को चाहिए ही चाहिए। यही नहीं, अमेरिका जैसे देश तो अपने सबसे आधुनिक विमानों को किसी को बेचते भी नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं, ये विमान हमारी सेना इस्तेमाल करेगी। भारत का इस स्थिति में पहुंचना कि हम एक लड़ाकू विमान जैसे कि तेजस किसी और देश को निर्यात कर पाएंगे, बहुत बहुत बड़ी बात है। हाँ, इसमें और बहुत सारी गुंजाइश है, हम अपने विमान को और बेहतर बना सकते हैं, हम इसे दुनिया भर में सबसे आधुनिक विमान बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी भारत में बने हुए विमान का दुनिया भर के और देशों से दिलचस्पी आना, यही बहुत बड़ी बात है और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। वर्तमान में जो स्थिति है, जो आंकड़े हैं, वो ये है कि 2021-22 में भारत ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के आसपास का रक्षा निर्यात किया था। परेशानी इसमें यह है कि अभी भी भारत निर्यात करने से कहीं ज्यादा आयात कर रहा है। मतलब अभी भी हम बहुत बड़ी मात्रा में जो हमारे हथियार हैं, बड़े बड़े हथियार, चाहे वो लड़ाकू विमान हैं, चाहे वो बड़े बड़े जहाज हैं, अभी भी हम बहुत बड़ी मात्रा में और देशों से ले रहे हैं। एक अच्छी बात यह कि निजी क्षेत्र का 70% निर्यात के लिए जिम्मेदार है। मतलब कि भारत की सरकारी कंपनियां नहीं, जबकि निजी कंपनियां हैं जो इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं। कौन कौन से वो देश हैं जहां पे हम हथियार फिलहाल बेच रहे हैं? आप देखिए उन देशों की सूची तो आप पाएंगे भारत के आसपास के बहुत से देश हैं। मालदीव, श्रीलंका, रूस, फ्रांस, नेपाल, मॉरिशस, श्रीलंका, दोबारा आ गया ये, इजराइल, मिस्र, यूएई, चिली, ऐसे कई सारे देश हैं जो भारत से कुछ ना कुछ सामान ले रहे हैं। अब आप कहेंगे, अरे सर, लेकिन रूस, फ्रांस, इजराइल, ये तो खुद के इतने अच्छे अच्छे हथियार बनाते हैं, इनको क्या जरूरत है? तो इनको जरूरत ये है कि ये बड़े बड़े हथियार तो बहुत अच्छे से बनाते हैं और इनका ध्यान भी बड़े बड़े रेडार, मिसाइल, प्लेन, इन सब पर ही होता है। तो भारत से क्या होता है कि मान लीजिए आपने कोई एक लड़ाकू विमान बनाया, एक लड़ाकू विमान के अंदर उसे उड़ने के लिए, उसे ठीक से काम करने के लिए बहुत सारे उपकरणों की जरूरत होती है। रेडार होता है, एंटीना होता है, अलग अलग मशीन लगी होती हैं, उनके अपने सॉफ्टवेयर भी होते हैं। उन सब के लिए भी इन्हें भारत जैसे देशों की आवश्यकता होती है। तो अभी हम दुनिया भर के बहुत सारे देशों को किसी ना किसी तरीके से हथियार या रक्षा से जुड़े हुए जो उपकरण हैं वो हम लोग निर्यात कर रहे हैं। यही नहीं, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, इन देशों ने भी भारत में दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन किसी न किसी कारण से भारत यहां पर ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल जैसे सिस्टम बेचने में नाकाम रहा है। मतलब कहीं ना कहीं भारत को और बेहतर करने की आवश्यकता है। अब ऐसा क्यों हुआ, भारत नाकाम क्यों रहा है? देखिए, आमतौर पर क्या होता है, एक देश का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए मलेशिया है। मलेशिया ने घोषणा की दुनिया भर में कि हमें मान लीजिए 100 लड़ाकू विमान खरीदने हैं
और वो दुनिया भर में बताएंगे कि भाई जो हम विमान खरीदना चाहते हैं हमारी ज़रूरतें क्या हैं। मतलब क्या हमारी ज़रूरत ऐसी है कि भाई वहाँ से उससे परमाणु हथियार गिराए जा सकें, या हमारी ज़रूरतें ऐसी हैं कि ये कम से कम 2 या 3 लोग बैठ सकें, या एक सिंगल पायलट का हमें चाहिए, या हमारी ज़रूरतें ऐसी हैं कि दुनिया कोई भी रेडार इसे ना पकड़ पाए। क्या ज़रूरतें हैं आपकी वो बताई जाती हैं। फिर बजट बताया जाता है कि हमारा इतना बजट है, और दुनिया भर के देशों से टेंडर मंगवाया जाता है कि बताइए कौन हमें बेचना चाहेगा। फिर अलग अलग देश आकर के ये जो पूरी प्रतियोगिता एक तरीके की होती है इसमें हिस्सा लेते हैं, और हर एक चरण में आगे कुछ कुछ मशीनें जाती हैं, कुछ देश जाते हैं, और आखिर में फैसला लिया जाता है। तो अभी क्या हुआ, मलेशिया में जैसे मैंने कहा इन्हें कुछ लड़ाकू विमान खरीदने थे। भारत और साउथ कोरिया के विमान आखिर तक पहुंचते हैं। अब क्या होता है कि जब आप इस तरीके के किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं तो आपके विमान, आपके हथियारों को जीतने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए। पहली, कीमत क्या है। अगर दूसरा देश कहेगा कि ठीक है हम कम कीमत में देने को तैयार हैं, हम इसका रेट 10% गिरा देते हैं, तो अपने आप ही मलेशिया भी सोचेगा भाई पैसे बच रहे हैं, हम लोग दूसरे देश के साथ चले जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, किसी भी देश के साथ जब आप इस तरीके की बातचीत करते हैं तो आपको जल्दी जल्दी फैसला लेना होता है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी जितनी जल्दी आप फैसला लेंगे, आप ये नहीं कह सकते मलेशिया को अच्छा हम सोच के बताते हैं, हम दोबारा आते हैं, हम अभी पूछते हैं किसी अपने बॉस से, आप ये नहीं कर सकते। और जब इतनी प्रतियोगिता होती है दुनिया भर में, सब देशों को अपने हथियार बेचने हैं, पैसे कमाने हैं, विदेशी मुद्रा कमानी है, सबको निर्यात करना है, तो ऐसे में प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ जाती है कि आप कहीं पर भी ढीले पड़ेंगे तो यही दिक्कत होगी। जैसे मैंने कहा, ब्रह्मोस मिसाइल में खास करके बहुत सारे देशों ने कहीं ना कहीं दिलचस्पी दिखाई। ओमान, म्यांमार, मॉरिशस, वियतनाम, इन सब की बड़ी नौसेना है। इन सब ने भी भारत में कई सारे हथियार खरीदने की दिलचस्पी दिखाई, कहीं ना कहीं वो नहीं हो पाया। केवल दक्षिण कोरिया ही नहीं, चीन जैसे देश भी जिनके पास अपना हथियारों का बहुत बड़ा कारोबार है, वो भी ये देखते हैं, और वो भी, उनको भी पता है कि हम लोग कीमतें ज़्यादा कम कर सकते हैं भारत के मुकाबले, तो हम भी भारत पे दबाव बनाएंगे कि अरे भारत आपको इतना महंगे का दे रहा है, हम आपको सस्ते में देंगे। तो इन सब कारणों से भारत को भी कोशिश करनी है कि अगर हमें निर्यात बढ़ाना है, निर्यात बढ़ाने का केवल एक तरीका ये नहीं है कि आप कितने अच्छे हथियार बनाते हैं, क्योंकि मान के चलिए अच्छे हथियार तो इस समय दुनिया के बहुत देश बना रहे हैं। रूस, फ्रांस, चीन, अमेरिका, इजराइल, ये सब अच्छे हथियार बनाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सबके हथियार बिकेंगे। हथियार अच्छे बनाने के साथ साथ आप कितना अच्छा मोल भाव करते हैं, कितनी जल्दी आप हथियार देने का वादा करते हैं, ये भी बहुत बड़ी परेशानी है। मान लीजिए मलेशिया ने अगर कहा हमें 50 लड़ाकू विमान चाहिए, तो भाई 50 लड़ाकू विमान हमारे पास बने हुए तो नहीं है ना कि उन्होंने ऑर्डर किया हमने कल दे दिए। भारत में अगर तेजस को देखें तो HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये बनाती है विमान, और ये जो कंपनी है सरकार की, ये इसको लेकर के इसकी बहुत ज़्यादा आलोचना हमेशा से होती रही है कि HAL में तो आप कोई भी ऑर्डर देंगे तो बहुत ही विलंब होने की पूरे के पूरे चांसेस हैं। मतलब HAL में सालों साल लग जाते हैं एक प्लेन बनने में। तो और देशों को ये भी भरोसा होना चाहिए कि भाई भारत को ऑर्डर दिया है तो वो समय से पूरा हो जाएगा। जब और देश जैसे कि चीन ऐसा भरोसा दिलाते हैं तो उनके हथियार ज़्यादा बिकने के चांसेस होते हैं, और इसीलिए भारत को ये जो अवसर हम खो रहे हैं इस पर काम करने की आवश्यकता है। क्या क्या चुनौतियां हैं भारत के सामने इस समय, जिसकी वजह से हम शायद ये $5 अरब का लक्ष्य पूरा ना कर पाए। पहला, जैसे मैंने कहा, प्रतिस्पर्धा बहुत है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आप जाएं तो ना तो भारत सबसे सस्ता हथियार दे सकता है, वो तो चीन है भाई, चीन सब चीज सस्ते से सस्ती प्रदान कर सकता है, तो ना तो हम सबसे सस्ते वाली श्रेणी में आते हैं। अब बहुत सारी कंपनियां हैं जो बोलती हैं हम सस्ता नहीं बेचेंगे, लेकिन फिर उनका सामान तब बिकता है जब वो ये कहते हैं कि हमारा सस्ता नहीं है लेकिन सबसे आधुनिक हमारा ही है, सबसे अच्छा हमारा ही है। वो चाहे इजराइल हो गया चाहे अमेरिका हो जाए, वो सस्ते में नहीं बेचेंगे, लेकिन जब वो बेचेंगे तो उन्हें भी पता है ये लिख के गारंटी में कि भाई हमारा हथियार अच्छा ही होगा। तो अगर आपको दुनिया भर में अपने हथियार बड़ी मात्रा में बेचने हैं तो इन दोनों में से कोई एक चीज तो आपको करनी ही पड़ेगी।
या तो आप दुनिया भर में ये भरोसा दिला दें कि भाई मेरा हथियार सबसे सस्ता है, तो जिनको पैसे की कमी है वो आपका हथियार खरीद लें, या फिर आप ये करें कि दुनिया भर को भरोसा दिला दें कि मेरा हथियार सबसे आधुनिक है। इन्हीं दो कारणों से ही हथियार सबसे ज्यादा बिकते हैं। क्योंकि भारत इन दोनों पर काबू नहीं कर पा रहा है, तो प्रतिस्पर्धा में अभी हमारी कमी हो रही है। इसके अलावा सीमित निर्यात पोर्टफोलियो, जैसा मैंने कहा, अगर कोई सरकार भारत आकर के हथियार खरीदना चाहती है तो वो क्या खरीदेंगे? भारत के पास बहुत सारे हथियार हैं, लेकिन ऐसे हथियार जो कि हम और देशों को बेच सकें, इतने आधुनिक, जिनकी आवश्यकता और देशों को भी हो, वो घुमा फिराकर, जैसा मैंने कहा, अभी दो ही हैं। ब्रह्मोस मिसाइल हो गया, और हम लोगों का, चलिए आकाश मिसाइल को भी गिन लीजिए, अग्नि को गिन लीजिए, लेकिन उसके अलावा ज्यादातर तेजस और ये मिसाइल, ये दो के अलावा और ऐसे बहुत सारी चीजें नहीं हैं जिसके ग्राहक हमें दुनिया भर में अभी मिल रहे हैं। तो बहुत थोड़ी सी चीजें हैं जिसको हम बेच पा रहे हैं। अगर हम कहते हैं कि देखिए अमेरिका इतने हथियार बेचता है, इजराइल, रूस इतने हथियार बेचते हैं, वो इसीलिए क्योंकि उनके पास जो चीजें हैं बेचने की वो भी तो इतनी सारी हैं। अब आप खुद सोचिए, आप किसी बाजार में जाते हैं, मार्केट में, तब आपने देखा एक दुकान है जो केवल दो चीजें बेच रही है। क्या आपको लगता है आप उस दुकान से आकर सामान खरीदेंगे, या आपको दिखती है एक बड़ी सी दुकान जहां पे हजारों चीजें बिक रही हैं, आप वहां जाएंगे, आपको भी लगेगा ना ये तो हजारों बेच रहे हैं, इनमें से कुछ तो मुझे पसंद आ ही जाएगा। आप वहां थोड़ी रुकना पसंद करेंगे जो केवल दो या तीन चीजें बेच रहा है। ये भी परेशानी है। जब तक आप जो चीजें बेच रहे हैं उसकी सूची बढ़ाएंगे नहीं, उसमें और ज्यादा अलग अलग तरीके की चीजें नहीं डालेंगे, तब तक हो सकता है और देश दिलचस्पी ना दिखाएं आपसे सामान खरीदने में। एक और परेशानी, नौकरशाही। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया मलेशिया का, कि अगर मलेशिया ने कहा कि भाई आप थोड़ा रेट कम कर लीजिए, आप ऐसा करिए कि भाई हमें बताइए आप इसमें बदलाव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर इतने छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमने ये कहा कि अच्छा रुकिए, हम पहले पूछ के आते हैं, या हम पहले साइन कराते हैं फाइल पे, फिर बता पाएंगे। जब ऐसी चीज़ें होती हैं, जब नौकरशाही बाधाएं डालना शुरू हो जाती हैं किसी भी काम में, वो किसी भी सरकार के लिए बहुत ही नकारात्मक एक चीज़ बन के उभरती है। क्योंकि फिर और देशों के मन में छवि बन जाती है कि यार भारत से तो बात करो तो वो तो जवाब ही नहीं देते 4 दिन 5 दिन तक, वो तो बड़े हफ्ते लगा देते हैं, और यहीं चीन से बात करो वो तो फटाफट जवाब दे देते हैं। तो ये जो बाधाएं हैं जो हम खुद पर डाल रहे हैं हमारी नौकरशाही के द्वारा या किसी भी और कारणों से, उन सबको भी हटाना चाहिए। एक और परेशानी, स्पष्ट नीति अभी हमने नहीं बनाई है। स्पष्ट नीति का क्या उदाहरण है? हर देश की अपनी अपनी कुछ ना कुछ नीतियां होती हैं कि भाई वो कौन कौन से हथियार निर्यात करेंगे, कौन कौन से नहीं करेंगे। तो मानिए सूची बना दी कि इन देशों को हथियार हम बेचेंगे, इनको नहीं बेचेंगे। दूसरा, कौन कौन से हथियार हम बेचेंगे, कौन से नहीं बेचेंगे, इसकी भी एक बड़ी सूची होती है, जैसे अमेरिका में है। भारत में ऐसी कोई नीति अभी हमारे सामने नहीं है। भारत सरकार ने ऐसी कोई नीति नहीं बनाई है कि भाई हम इस देश को बेचेंगे, इसको नहीं बेचेंगे, इतना बेचेंगे, इससे ज्यादा नहीं बेचेंगे। ऐसी कोई भी नीति हमारे यहां पर नहीं है। मतलब जब जब जैसे जैसे हमारे सामने ऑर्डर आता है, तब तब वैसे वैसे भारत सरकार निर्णय लेती है, बेचना है कि नहीं बेचना है, क्या बेचना है क्या नहीं बेचना है। ये अभी भी परेशानी है, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि और देशों को भरोसा नहीं है ना कि भाई हमने अगर भारत सरकार को ऑर्डर दिया कि आप हमें ये चीज बना के दीजिए, हमें पता नहीं भारत सरकार मना कर देगी, नहीं आपको तो नहीं बेचेंगे, क्यों? क्योंकि हमारा मन। तो वो जब नीति एक होती है लिखित, तो सारे देशों को पहले से ही पता होता है कि इस देश के साथ व्यापार कैसा करना है, कैसे नहीं करना। जब ऐसी कोई नीति नहीं निर्धारित होती है तो व्यापार करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक और परेशानी जो भारत अभी भी झेल रहा है वो ये है कि हम अभी भी आयात पर निर्भर हैं। देखिए, हथियार बनाने की तकनीक होना एक बात है, लेकिन हथियार बनाने के लिए भी आपको बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है, जिन सबको मिल करके एक बड़ा हथियार बनाया जाता है। अभी भी भारत कई सारे उपकरणों के लिए और देशों पर निर्भर है। अभी भी बहुत सारी चीजें हम पहले आयात करते हैं अपने देश में, फिर उनको जोड़ के अपना कोई एक मान लीजिए हथियार बनाते हैं। तो जब तक
हम और देशों पर निर्भर हैं आयात के लिए, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि अरे हम जो चाहे वो हथियार बना लेंगे, जैसा चाहे हथियार बना लेंगे। और ये एक बहुत बड़ी परेशानी है अभी भारत के सामने। जितने भी बड़े बड़े विकसित देश हैं जो हथियार बेचते हैं बहुत बड़ी मात्रा में, फिर चाहे वो रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, आप इन सभी की बात करिए, इन सभी में समानता ये है कि ये खुद पर निर्भर हैं, ये आत्मनिर्भर हैं हथियारों के मामले में। ये नहीं करते कि थोड़ा बेचेंगे और थोड़ा हम भी खरीद लेंगे ताकि हमें जो जरूरत है वो भी पूरी हो जाए। जी नहीं, ये अपनी जरूरतों का सारा सामान खुद बनाते हैं और इसीलिए ये किसी पर निर्भर नहीं है कि मान लीजिए कल को ऑर्डर आया 100 विमानों का और हाथ खड़े कर दिया हमने, अरे हमारे पास वो सामान ही नहीं है बनाने का, हम किसी और देश से सामान पहले लेके आते हैं फिर बनाएंगे। तो इसीलिए आयात पर निर्भरता जब तक रहेगी तब तक निर्यात आपका बहुत बेहतर नहीं हो सकता है। लेकिन साथ साथ ये कहना भी सही होगा कि भारत सरकार ने पिछले कुछ समय से काफी सारे ऐसे कदम जरूर उठाए हैं जिससे कि हमारा निर्यात बढ़े और आयात को कम किया जाए। जैसे कि 2020 में रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया के तहत घरेलू स्रोतों के बाई इंडियन श्रेणी में आने की पूंजीगत वस्तुओं की खरीद को प्राथमिकता के अनुसार डाला गया। इसका मतलब क्या है? भारत सरकार ने हाल ही में अपनी जो हमारे सैन्य बल हैं उनको ये कहा है कि हम एक सूची आपको बनाकर दे रहे हैं। ये सूची उन हथियारों की है, उन उपकरणों की है जो अब से आप बाहर से नहीं मंगवा सकते हैं, आप आयात नहीं करवा सकते हैं। आपको ये हथियार, ये उपकरण भारतीय कंपनियों से ही खरीदने पड़ेंगे। धीरे धीरे करके ऐसी बहुत सारी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियां आई हैं। ये सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची है, ये सरकार कुछ कुछ समय पे लेके आती है। मैं आपको उदाहरण भी दूंगा। अभी हर कुछ सालों में सरकार कहती है कि अब अगले 3 साल के बाद आप ये हथियार भारत के बाहर से नहीं खरीद सकते हैं, आपको भारत से ही खरीदना है। इस तरह से भारत सरकार एक तो जो हमारी जो सैन्य सेना है उनको एक तरीके से कह रही है कि आप भी जो भारतीय कंपनी है वो जो हथियार बना रही हैं उन पर आप ज्यादा ध्यान दीजिए। और दूसरी तरफ यह भारतीय कंपनियों के लिए भी अच्छी बात है कि भारत सरकार उनको कह रही है कि देखो आप बनाइए हथियार, आपके लिए ग्राहक तैयार बैठे हैं। आप ये सोचकर मत घबराइए हम हथियार बना लेंगे तो हमसे खरीदेगा कौन। हमने अपनी सैन्य सेना को बोल दिया है कि आप ही से हथियार खरीदेंगे। तो सरकार ये करके दोनों तरफ से कोशिश कर रही है कि खरीदने वाले लोग भी आए और बेचने वाले लोग भी आए। एक और बहुत अच्छी बात यह है कि पहले की सरकारें भारत में हमेशा निजी क्षेत्र को दबा के कोशिश करती थी कि सरकार अपनी ही कंपनियों से हथियार बनवाए। सरकार की कंपनियां हैं भी, HAL है, बहुत सारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां हैं जो सरकार के लिए हथियार बनाती हैं। लेकिन उन सारी कंपनियों में काफी दिक्कतें हैं। उन्हें नौकरशाह चलाते हैं, उनके जो फैसले लेने की जो गति होती है वो बहुत बहुत धीमी होती है। किसी भी छोटे से छोटे फैसले के लिए फाइल पहले यहाँ जाती है, फिर दूसरे टेबल, फिर तीसरे टेबल, फिर तो चौथे टेबल, और कोई भी फैसला लेने से पहले महीनों गुजर जाते हैं। वहीं पर अगर आप देखें कि जब निजी क्षेत्र में कोई कंपनी खुलती है हथियार बनाने की, तो उनका काम करने का तरीका बेहद अलग है। इसीलिए भारत सरकार ने विदेशी निवेश को भी खुले तौर से अपनाया है कि आइए और आप भी यहाँ पे निवेश करके एक ऐसी फैक्ट्री बनाइए हमारी ही कंपनियों के साथ मिलकर के, जिससे कि अच्छे अच्छे हथियार बन सके। और बहुत सारी निजी क्षेत्र की कंपनियां इस समय इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। केवल बड़ी बड़ी ही नहीं, देखिए मैं आपको फिर याद दिला देता हूं, कई लोग बार बार ये बात भूल जाते हैं कि जब आप रक्षा उपकरणों की, हथियारों की बात कर रहे हैं तो एक श्रेणी तो हो गई वो बहुत बड़े बड़े आधुनिक हथियारों की, लड़ाकू विमान, बड़े बड़े जहाज हो गए, मिसाइल हो गए, टैंक हो गए, वो भी ठीक है, वो बहुत बड़ी कंपनियां ही बना सकती हैं। लेकिन रक्षा उपकरणों में और बहुत सी छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया। फिर चाहे वो देखने के चश्मे हो, चाहे बूट हो, चाहे वो आपके दस्ताने हो, फिर चाहे आपकी वर्दी हो, हेलमेट हो, ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको चाहिए होती हैं, रेडियो हो, वॉकी टॉकी हो, ये सब कुछ। इनके लिए अगर बहुत बड़ी आपकी मान लीजिए कंपनी ना हो तो छोटी कंपनियां भी, MSME भी ये बना सकती हैं
और भारत की सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो एमएसएमई है, जो हमारी छोटी कंपनियां हैं, उनको भी बढ़ावा दिया जाए इस क्षेत्र में काम करने के लिए, ताकि वो भी आगे बढ़ करके हिस्सा लें भारत सरकार की इस योजना में। भारत सरकार ने सृजन नाम का एक स्वदेशीकरण पोर्टल भी चालू किया है, जिसमें एमएसएमई को मदद मिलेगी। जो भी इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, जो भी रक्षा उपकरणों पर काम करना चाहते हैं, भारत सरकार कोशिश करेगी उनकी मदद करने की। साथ ही साथ भारत सरकार ने केवल यही नहीं, भारत सरकार ने, आपको पता होगा, रक्षा औद्योगिक गलियारों की स्थापना भी की है। कहाँ? एक उत्तर प्रदेश में और एक तमिलनाडु में। मतलब जब सरकारें इस तरीके की जो चीजें हैं बनाती है, मानिए रक्षा औद्योगिक गलियारा अगर बनाया सरकार ने, तो सरकार ये कोशिश करती है कि एक ऐसी जगह पर, मानिए बहुत बड़ी सी फैक्ट्री बना दी गई जहां हथियार बनते हैं, जहां पे सामान लाना ले जाना बहुत आसान हो, कि रेलगाड़ी से अच्छी कनेक्टिविटी हो जाए, वहाँ पे जितनी सुविधाएं चाहिए सबकी सब मिले, लोग काम करने के लिए चाहिए तो वो भी मिले। तो ये सारी की सारी सुविधाएं भारत सरकार दे रही है। एक तमिलनाडु में बनाया गया है और इसके साथ साथ बनाया गया है एक उत्तर प्रदेश में, बनाए जा रहे हैं दोनों। एक और बहुत दिलचस्प सूची मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है सिप्री के नाम से। ये सिप्री संस्थान बहुत मशहूर है क्योंकि ये हर साल एक रिपोर्ट निकालते हैं जहां पर हथियारों की, रक्षा उपकरणों की बातें होती हैं। ये बहुत बड़ी बड़ी सूची में दिखाते हैं कि कौन से देश हैं जो सबसे ज्यादा हथियारों का निर्यात कर रहे हैं और सबसे ज्यादा हथियार आयात कर रहे हैं। मैं आपको दोनों सूचियां दिखाता हूं। जो आखिरी सूची आई थी 2021 की, 2021 में सूची जो आई, वो सूची 2017 से 21 के सालों का बताता है कि इन 4 सालों में सरकारों ने, कौन कौन से ऐसी सरकारें हैं जो सबसे ज्यादा हथियार उन्होंने निर्यात किए हैं। देखिए, भारत को ढूंढने की कोशिश कीजिए इसमें। इस सूची में भारत आपको मिलेगा 23वें नंबर के ऊपर, कि हम 23वें नंबर पर आते हैं अगर देखा जाए कौन कौन से देश हैं जो सबसे ज्यादा हथियार बेचते हैं। अब इसमें 2 चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। कहने को हाँ हम 23 नंबर पर आते हैं तो बुरा तो नहीं है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि 23वें नंबर पर आते हैं तो सब बराबर बराबर शक्ति बटी हुई है। आप अमेरिका को देखिए, दुनिया भर में जितने हथियार बिकते हैं, दुनिया भर में जितने हथियार बिकते हैं उसमें से अमेरिका का जो हिस्सा है वो लगभग 40% है। 39% हिस्सा दुनिया भर के हथियार जो बिकते हैं वो केवल अमेरिका बेचता है। सोचिए, दूसरे नंबर पर आता है रूस 11%, 19% के साथ, फिर आता है फ्रांस 11 के साथ। तो आप देखिए, पहले 3 अगर आप जोड़ दीजिए, एक बार को ध्यान दीजिए, पहले 3 को आप जोड़ दीजिए तो लगभग 70% तो पहले 3 देशों के ही पास है। आप खुद सोचिए, लगभग 70% हथियार दुनिया भर में जो बिकते हैं वो 3 ही देश बेच देते हैं, रूस, अमेरिका और फ्रांस। तो कहने को आप कह सकते हैं अरे हम तो आते हैं 23वें नंबर पर, बट भारत दुनिया भर का 0.2% हथियार ही बेचता है। तो 23 नंबर के नंबर में मत जाइए, नंबर का फेर थोड़ा गलत है। यहां पर देखना यह है कि अगर आप मूल्य देखें, कितने मूल्य के हथियार हम बेच रहे हैं, तो बहुत कम है और देशों से। और आप देखिए, 4थे नंबर पे चीन आता है, फिर जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, स्पेन, इजराइल, नीदरलैंड, टर्की, इस तरह के देश आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे भारत आपको 23वें नंबर पर देखने को मिलेगा। इसी तरह से एक और सूची है जहां भारत आपको सबसे ऊपर मिलता है। वो क्या है? वो है आयात करने वाले देशों की सूची। उन देशों की सूची जो सबसे ज्यादा हथियार आयात कर रहे हैं 2017 से 21 तक। सबसे ऊपर भारत 11%, लगभग भारत के साथ साथ ही सऊदी अरब भी है। अगर आप सऊदी अरब को देखें तो उनका भी लगभग 11% ही हिस्सा है। मतलब सऊदी अरब, भारत, फिर आता है आपका इजिप्ट, मतलब मिस्र, फिर आपका आता है ऑस्ट्रेलिया। ये देश बहुत ज्यादा हथियार आयात करते हैं। तो भारत की परेशानी यहां पर बहुत साफ हो जाती है कि हाँ, हम कुछ हथियार निर्यात तो कर रहे हैं,
लेकिन निर्यात करने में हमारी संख्या बहुत कम है, मूल्य बहुत कम है। जो हम आयात कर रहे हैं, जो मंगवा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा संख्या है। अब इसमें परेशानियां बहुत सारी हैं। पहली सबसे बड़ी परेशानी, जब आप अपनी रक्षा के लिए ही और देशों पर निर्भर हो जाते हैं। आप कह सकते हैं भारत तो किसी पर निर्भर नहीं है रक्षा के लिए, लेकिन हम हथियार तो और देशों से मंगवा रहे हैं ना। तो अगर आप जब और देशों पर अपनी रक्षा के लिए निर्भर हो जाते हैं कि उनसे हथियार आएंगे तो हमारी रक्षा हम करेंगे, ये एक बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है, क्योंकि ऐसे में आपको पता नहीं है कि कौन सा देश कब आपका गलत फायदा उठा सकता है। पहली बात तो हथियारों में, रक्षा में हमेशा आत्मनिर्भरता की ओर हर देश जाना चाहता है, पहली परेशानी। दूसरी बहुत बड़ी परेशानी, अगर आप देखें हथियार खरीदने में हम बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करते हैं। जब हम ये विदेशी मुद्रा खर्च करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो विदेशी मुद्रा के भंडार हैं वो बहुत तेजी से नीचे जाते हैं। हम वैसे ही विदेशी मुद्रा बहुत खर्च करते हैं तेल मंगवाने में, चाहे वो खाने का हो, चाहे वो गाड़ी का हो। इसके साथ अगर हम हथियार खरीदने में भी विदेशी मुद्रा इतनी ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करेंगे तो ये भी हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि फिर वही बात कि और बहुत सारे देशों पर हम निर्भर हो जाएंगे। तो इसीलिए किसी भी विशेषज्ञ से पूछिए, सभी का ये मानना है, और भारत की सरकार की भी कोशिश यही है, किसी तरह से कोशिश करके हमारा आयात कम करके निर्यात बढ़ाया जाए। अभी कहना तो आसान है कि भाई ये करिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन इतना आसान ये होता नहीं है। क्या सुझाव है, कैसे हम अपने रक्षा निर्यात को बढ़ा सकते हैं? पहला, समर्पित निर्यात अवसंरचना। इसका मतलब क्या है? देखिए, जैसा मैंने कहा, दुनिया भर के देश जब हथियार खरीदते हैं तो आम तौर पर आप देखेंगे चोरी छुपे हथियार खरीदे बेचे नहीं जाते हैं। किसी कंपनी को या किसी देश को हथियार खरीदने हैं तो वो पूरी तरीके से दुनिया भर में टेंडर जारी करती है, दुनिया भर के देशों को न्योता भेजा जाता है, आइए बताइए कौन सा हथियार आपके पास है, कौन सा खरीदना चाहेंगे, बेचना चाहेंगे। तो ऐसे में बहुत आवश्यक है कि भारत दुनिया भर के देशों से अच्छे संबंध बनाए और उन पर नजर रखे कि भाई अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कहीं पे देख रहे हैं हथियारों की जरूरत है तो पहले से ही तैयार रहे। यही नहीं, हमें अपनी जो सरकारी कंपनियां हैं, जो पीएसयू हैं, और जो निजी क्षेत्र में भी कंपनियां हैं, उनको भी सरकार को मदद करनी पड़ेगी ताकि वो नई नई तकनीकें ईजाद करें, ताकि दुनिया भर में कहीं और अगर हथियार बन रहा है तो उससे बेहतर हम बनाने का मादा रखते हों। यही नहीं, बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल होते हैं, संधियां भी होती हैं, जिनमें यह लिखा होता है कि कौन कौन से हथियार खरीदे जा सकते हैं, कौन से नहीं खरीदे जा सकते। आप सभी ने, मुझे पता है, MTCR का नाम शायद सुना होगा। इसका नाम है मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, जिसका कहना यह है इस समूह के जितने भी सदस्य हैं वो गैर सदस्यों को ऐसी कोई तकनीक, ऐसा कोई हथियार नहीं दे सकते जिसकी की जो रेंज है वो 300 किलोमीटर से अधिक हो। तो भारत को ये सब चीजें बहुत ध्यान में रखनी चाहिए। मतलब जो देश मानिए इस समूह से, इस व्यवस्था से बाहर हैं, उनके लिए कोशिश की जाए ऐसे हथियार पहले से बना के रखे जाएं। उन्हें कहा जाए कि देखिए, हमें पता है आप इस व्यवस्था में नहीं है, तो ये लीजिए हमारी मिसाइल, ये 290 तक की इसकी पूरी की पूरी सीमा है, ये आप लीजिए। और हर तरीके के देशों की जरूरत है पहले से पता हूं। मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं। बहुत सारे देशों ने, जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, तब से ही बहुत सारे देशों ने ये बात उन्हें समझ में आ गई कि इसमें बहुत बड़ी एक उनके लिए एक मौका है कि बहुत अच्छा बिजनेस बनाया जा सकता है। जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, और अब चले ही जा रहा है, जब भी ऐसा कोई बड़ा युद्ध होता है तो इन देशों के आसपास जो पड़ोसी देश होते हैं उनको भी ये डर सताने लगता है। जैसे पोलैंड के साथ ये हुआ, स्वीडन के साथ ये हुआ, फिनलैंड के साथ ये हुआ, इन सभी देशों के साथ यही हुआ। पिछले साल अप्रैल में, मई में उन सभी को लगा कि भाई रूस ने तो यूक्रेन पर सच में हमला कर दिया, ये तो बस धमकी दे रहे थे। अगर यूक्रेन पर हमला कर दिया तो हम कौन होते, हम पर भी हमला कर सकता है रूस, तो हमें अपने बचाव के लिए तैयार रहना पड़ेगा, तो हमें भी और हथियार खरीदने चाहिए। तो पोलैंड जैसे देशों ने बहुत बड़ी मात्रा में
बड़े सारे हथियार खरीदना शुरू किए, टैंक जैसे कि, मिसाइल जैसे कि, और मैं आपको बताऊंगा क्लास के आखिर में आते आते कौन से देश ने इस मौके का फायदा उठाया, कौन सा देश है जिसने पिछले कुछ महीनों में इतना ज्यादा अपना हथियार का कारोबार बढ़ा लिया है कि वो दुनिया भर के सबसे बड़े हथियारों के निर्यात करने वाले देशों में से एक बन चुका है। मैं उदाहरण आपको बाद में दूंगा, लेकिन जैसा मैंने कहा भारत सरकार को भी इसकी आवश्यकता है। साथ साथ व्यापार में समर्थन। देखिए, जैसा कि मैंने कहा, भारत को नजर रखनी पड़ेगी दुनिया भर में किस देश में किस चीज की आवश्यकता है, और पहले से तैयार रहना पड़ेगा। दुनिया भर के अलग अलग देशों में हमारे दूतावास हैं, दुनिया भर के देशों में भारत के मिशन हैं, हमारे मंत्री आते जाते रहते हैं, हमें पता है कौन से देश में क्या परेशानियां चल रही हैं, कहां पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। उन हर देशों पे भारत को पहले से ही नजर रख के पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा कि जब जरूरत हो तब हम लोग तैयार हैं आपके समर्थन के लिए। कौन सा हथियार आपको चाहिए, हम आपको देने के लिए तैयार हैं। तो ये भारत के जो मिशन है अलग अलग, उन सब को भारत के जो अच्छे हथियार बनते आ रहे हैं एक तरीके की नुमाइश करनी पड़ेगी, तरीके का दिखाना पड़ेगा कि देखिए हमारे पास ये है। केवल तेजस और ब्रह्मोस पर निर्भर ना रहे। बहुत सारे अच्छे हेलीकॉप्टर हैं जो भारत सरकार बना रही है, आपने ध्यान दिया होगा। हाल ही में प्रचंड नाम का जो हेलीकॉप्टर है बहुत चर्चा में था। यही नहीं, अलग अलग मिसाइल है, फिर चाहे वो टैंक के लिए मिसाइल हो, इन सभी के लिए भारत को अपने दूतावास का, मिशन का इस्तेमाल करके जितना व्यापार हो रहा है उसका समर्थन करने की आवश्यकता है। यही नहीं, ये एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत खर्चीला है। देखिए, आपने आजकल सुना होगा स्टार्टअप की, स्टार्टअप का जमाना है, सबको स्टार्टअप करना है। शायद ही आपने देखा होगा कोई स्टार्टअप इस तरीके का कर रहा है कि मुझे कंपनी बनानी है हथियार बनाने के लिए। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए कि हथियार बनाना या इस तरीके के कारखाने बनाना मतलब बहुत बड़ी मात्रा में पैसा खर्चा करना। क्यों? क्योंकि किसी भी तरीके के ऐसे हथियार बनाने के लिए आपको बहुत गहन अनुसंधान करना पड़ता है। अनुसंधान और विकास के लिए बहुत बड़ी मात्रा में पैसा चाहिए होता है। ऐसा क्यों? मान लीजिए मैं एक कंपनी बनाऊं कि मैं नया ड्रोन बनाऊंगा, ऐसा ड्रोन जो कोई रेडार पकड़ ही नहीं पाएगा, ऐसा ड्रोन जो दुश्मन की सीमा में अंदर जाकर के जहां चाहो वहां हमला कर सकता है और वो कभी गिरा ही नहीं सकता कोई। अब भाई कहने में तो बड़ा अच्छा लगता है ये ड्रोन, लेकिन ऐसे ड्रोन बनाने के लिए आपको बहुत 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 सारी लागत चाहिए होगी। बहुत सारे आपको वैज्ञानिक अपने साथ लगाने पड़ेंगे, सब मिलकर शोध करेंगे, तब जाकर के शायद आप एक ऐसा ड्रोन बना पाए। जब आप ऐसी तकनीक बनाने की कोशिश करते हैं तो पहली बार में सफलता आमतौर पर नहीं मिलती है। फिर चाहे अब अमेरिका हो, फ्रांस हो, रूस हो, पहली, दूसरी बार, तीसरी बार आपको हो सकता है निराशा आपके हाथ लगे। जो आपने पैसे लगाए थे वो सब बर्बाद जाएं। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, ऐसा संभव है। क्या आप पहली असफलता या दूसरी विफलता के बाद बोलेंगे अब मुझे नहीं करना आगे क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है? अगर आप ऐसा करेंगे कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, 2 बार कोशिश करूंगा, नहीं हुआ तो तीसरी बार नहीं, यहीं पर परेशानी आ जाती है। इसीलिए अगर आपको कोई भी नई तकनीक इजाद करनी है, फिर चाहे वो हथियारों में हो, चाहे वो वैक्सीन हो, चाहे वो कोई दवाई हो जो बहुत बड़ी किसी बीमारी को हल कर सके, जब इस तरीके के शोध करने की आवश्यकता होती है तो वो शोध करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में पैसा चाहिए होता है। और ये पैसा या तो सरकार दे, या तो सरकार पीछे से आके आपकी पीठ पे हाथ रखे कि आप चिंता मत करिए, आप शोध करिए, कोई परेशानी होगी हम हैं, पैसा चाहिए होगा तो हम देंगे। या फिर दूसरी तरफ ये होता है कि निजी क्षेत्र में इतना पैसा हो कि भाई वो लगे हुए हैं, फेल हो गए तो कोई बात नहीं, हम फिर से कोशिश करेंगे। आमतौर पर निजी क्षेत्र इस तरीके के खतरे मोल नहीं लेता है। निजी क्षेत्र आमतौर पर यह उम्मीद रखता है कि सरकार आकर उनकी मदद करेगी, फिर चाहे वो नई नई दवाइयां बनाने में हो, चाहे हथियार बनाने में हो। और यही एक चीज भारत सरकार को भी करनी चाहिए कि जो नए नए शोध हैं, जो विकास हो रहे हैं, वैज्ञानिकों को, जो एरिया के, उस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, उनको ये भरोसा दिलाया जाए कि आप आगे बढ़िए, आप काम करिए, कोई परेशानी होगी, अगर आपको असफलता भी हाथ लगती है तो कोई बात नहीं, हम आपको फिर से मौका देंगे आगे जाने के लिए।
अब भारत जो अपने हथियार बेचने की कोशिश कर रहा है या बेच रहा है, कहां कहां पर, किन क्षेत्रों में हम बेच सकते हैं। जैसे मैंने आपसे शुरुआत में भी कहा, ना तो हम सबसे सस्ते हथियार बनाते हैं और ना तो हमारे हथियार सबसे आधुनिक हैं। ये दोनों का कहीं ना कहीं मिश्रण होना चाहिए, तभी हमारे हथियार और देशों में बिकेंगे। भारत की निजी कंपनियां और भारत की सरकारी कंपनियां इस समय बहुत सारे अलग देशों में रक्षा उपकरण बेचती हैं, कुछ हथियार और कुछ उपकरण। जैसे इटली, मालदीव, श्रीलंका, रूस, हमने पहले भी उदाहरण लिए। इसमें से कौन से ऐसे देश हैं जहां ज्यादातर हथियार हम बेचते हैं? एक रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 21 के बीच में ज्यादातर हथियार भारत ने मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशल्स जैसे देशों को बेचे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये वो देश हैं जो विकासशील देश हैं, जो बहुत अमीर तो नहीं है, लेकिन ये देश वो हैं जिनको लगता है इन्हें अपनी सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ हथियार अपने पास रखने चाहिए। और भारत को इन्हीं सब देशों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आप फिर वही बात समझिए, ऐसा देश जिसके पास बहुत पैसा अपना है, मान लीजिए स्विट्जरलैंड की बात करिए, मान लीजिए आप किसी यूरोपीय देश की बात करिए, आप खाड़ी देशों की बात करिए जिनके पास अपना बहुत पैसा है, उन्हें तो जब पैसे की दिक्कत नहीं है तो वो तो चाहेंगे सबसे आधुनिक हथियार हमारे पास आए। हम चाहे वो रूस से लें, अमेरिका से लें, फ्रांस से लें, उन्हें पैसे बचाने की आवश्यकता नहीं है। तो भारत को उन देशों के सामने भी आना पड़ेगा, उन देशों पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा जिन्हें हमें लगता है अभी पैसे बचाने की आवश्यकता है। सीपरी की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार म्यांमार को बहुत बड़ी मात्रा में हमने हथियार बेचे हैं पिछले कुछ सालों में। इसके अलावा श्रीलंका और अर्मेनिया भी ऐसे देश हैं जो भारत से बड़ी मात्रा में हथियार ले रहे हैं पिछले कुछ सालों में अपनी स्वयं की सुरक्षा के लिए। इन सभी देशों को लगता है कि भारत के हथियारों से उनका फायदा होने वाला है, और यही भारत के लिए भी एक बहुत अच्छा मौका है कि भारत इन सब देशों में, और इनके जो दोस्त देश हैं, भारत इनसे कह सकता है कि आपने दोस्त देश जो आपके हैं उनसे भी कहिए कि आप हम ही से हथियार खरीदें। लेकिन उसके लिए भारत को भी कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया था। पहली परेशानी सबसे बड़ी ये होती है कि हम जब भी किसी देश को हथियार बनाने का ऑर्डर देते हैं, मान लीजिए हमने रूस को ऑर्डर दिया, तो वो इतना समय ले लेते हैं कि जब तक हथियार वो आता है तब तक वो पुराना हो चुका होता है। उसकी कीमतें भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि जितने समय तक आप बनाते रहेंगे आप बोलेंगे अरे मुद्रास्फीति हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, अब आप और पैसे दीजिए। भारत के पास केवल यही एक चुनौती नहीं है कि हमें अपना निर्यात बढ़ाना है, हमें आयात कम करना है, ये भी एक चुनौती है। अगर आप देखें, भारत दुनिया भर के ऐसे देशों में से आता है जो सबसे ज्यादा पैसा रक्षा बजट पर खर्च करता है। हमारे रक्षा बजट पर खर्च होने वाला पैसा हमारी जीडीपी का 2.5% से ऊपर। ये बहुत 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 बड़ा एक आंकड़ा है। आप सोचिए, इतना ज्यादा पैसा अगर भारत रक्षा बजट में ना लगाकर और क्षेत्रों में लगाए, चाहे वो आपका स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, रोड बनानी हो, एयरपोर्ट बनाने हो, तो देश का विकास बहुत ही ज्यादा तेजी से और हो सकता है। लेकिन क्योंकि अभी हमें यहां पर ध्यान देना है, हमारी रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है, इसीलिए हमें इतना पैसा यहां खर्च करना होता है। अब इसमें परेशानी ये है कि जब आप हथियार बाहर से खरीदते हैं तो आप भी समझ सकते हैं वो हथियार हमें महंगा मिलता है। वही चीज हम अपने देश में खुद बनाएंगे तो हमें सस्ता मिलेगा। अब आप खुद देखिए, आपको खाना खाना है, आप बाहर से मंगवा लीजिए रेस्टोरेंट से, आप घर पे बना लीजिए वही चीज। आपको भी पता है सस्ता क्या पड़ने वाला है, घर पे बनाने वाला या बाहर से मंगवाने वाला। वही चीज हथियारों पर भी लागू होती है कि जब आप इतना ज्यादा पैसा बाहर से हथियार खरीदने पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो पैसा और क्षेत्रों में जाना चाहिए जो नहीं जाता है। अगर आप देखें भारत क्या क्या चीजें हैं जो बाहर से हमने मंगवाई हैं, आमतौर पर यही आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों है कि भारत इतना पैसा खर्च कर रहा है। सबसे बड़ी मात्रा में जो हमने मंगवाया है वो है जहाज, और यही बहुत बड़ी परेशानी है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, कुछ रक्षा उपकरण सस्ते होते हैं, उनमें इतनी परेशानी नहीं होती है खरीदने के लिए, लेकिन जो चीज़ें महंगी हैं जैसे कि विमान है, मिसाइल है, ये चीज़ें क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगी हैं कि आप थोड़े से भी लेंगे तो आपका अरबों का खर्चा यहाँ पर होना तय है।
और क्योंकि भारत इतना बड़ा देश है, चाहे आप जनसंख्या के आधार पर देखें, चाहे क्षेत्रफल के आधार पर देखें, तो हमें बहुत बड़ी मात्रा में इस तरीके की मिसाइल और विमान चाहिए भी होते हैं। और इसीलिए जब तक भारत अपना आयात नहीं कम करेगा, तब तक भारत को ये परेशानी लगातार होती रहेगी। कोशिश है हमारी जारी कि हम भी आगे जाके ऐसे विमान बनाएं, इतने आधुनिक विमान बनाएं कि हमें किसी और देश से विमान खरीदने की या मिसाइल खरीदने की आवश्यकता ना हो। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, भारत सरकार सकारात्मक विदेश स्वदेशीकरण सूची जारी कर चुकी है, करती रहती है, अभी 3-4 आ भी चुकी हैं। इन सूचियों में ऐसे हथियारों की एक पूरी श्रेणी बनाई गई है जो हमारी रक्षा सेना बाहर से नहीं ले सकती। सेना, नौसेना, वायुसेना तीनों को ही घरेलू निर्माताओं से ही इन वस्तुओं को खरीदना पड़ेगा, ऐसी सूची जारी हो चुकी है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। दिसंबर 2021 के बाद ये सब चीजें बाहर से नहीं खरीदी जा सकती हैं। दिसंबर 2022 के बाद ये चीजें, जैसे आर्मर्ड बुलडोजर, मतलब ऐसे बुलडोजर जिन पर गोलियों का असर ना हो, ये बाहर से नहीं खरीद सकते हैं। फिर दिसंबर 2023 की लिस्ट आगे आ चुकी है। दिसंबर 2024, 2025, इनमें कई सारे टैंक भी हैं, कई सारी मिसाइल भी हैं, कई सारे बड़े बड़े बम हथियार हैं। ये सारी की सारी चीज़ें धीरे धीरे करके सरकार चाहती है कि जो हमारे रक्षा बल हैं वो भारत में बनने वाली चीज़ें ही खरीदें, भारत में जो निर्माण हो रहा है उन्हीं को फ़ायदा हो, ताकि घर की बात घर में रहे। दुनिया भर के देशों को हम क्यों बताना चाहेंगे कि हमारे विमान में क्या है? भी आप खुद सोचिए ना, हमने किसी देश से विमान खरीदा, चलिए उससे नहीं तो उसके दोस्त से कभी हमारी झड़प हो गई, लड़ाई हो गई, तो उनको तो पता होगा हमारे विमान क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, हमारे विमान में क्या परेशानियां हैं, क्या कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे विमान में गड़बड़ पैदा कर रही है। जब ऐसी चीज़ें आपके प्रतिद्वंदी को पता है तो वो तो इसका गलत फ़ायदा उठा ही सकता है ना। तो इसीलिए भारत की सरकार की कोशिश है हमेशा से कि जितना ज़्यादा हो सके उतने हथियार हम अपने खुद के देश से ही लें, बजाय इसके कि हम और देशों पर निर्भर रहें। जैसा कि मैंने कहा, जब से हमने देखा 2014 से खास करके, उससे पहले भी वैसे था, लेकिन 2014 से खास करके भारत सरकार ने कोशिशें की हैं कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हथियारों का स्वदेशीकरण हो। आत्मनिर्भर भारत केवल आत्मनिर्भर और बाकी छोटी मोटी चीज़ों में ना हो, हथियारों में भी वैसा ही हो। एक और अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ सालों में, हाँ, भारत अभी भी बहुत बड़ी मात्रा में आयात करता है हथियारों को, लेकिन पिछले कुछ सालों में अगर आप देखिए आंकड़े, भारत ने कितने रुपए के या कितने मूल्य के हथियार हमने बाहर से देशों से खरीदे हैं, तो आप पाएंगे कि उसमें भी कमी आई है। हमारा जो आयात है उसमें कमी आई है हथियारों में। बहुत बड़ी ये कमी नहीं है, लेकिन हाँ, फिर भी थोड़ी बहुत कमी देखने को मिल रही है। मतलब एक तरफ हमारा निर्यात बढ़ रहा है और आयात भी घट रहा है। अब बस हमें ये दोनों चीज़ों की गति और ज़्यादा तेज़ करनी है, और अगर हम इस गति को इतना तेज़ कर पाए कि ये दोनों आपस में मिल जाएं, तो भारत के लिए इससे अच्छा शायद कुछ भी नहीं हो सकता है। जैसे मैंने कहा था, जो मैंने आपको उदाहरण दिया शुरुआत में, वो मैं आपको जवाब जानने से पहले यहां देना चाहूंगा। कौन सा ऐसा देश है जिसने रूस यूक्रेन के युद्ध का ऐसा फायदा उठाया कि उनको समझ में आ गया इस समय दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत क्या है, और उन्होंने तय कर लिया ये हम ही बेचेंगे। जैसा मैंने कहा, जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तो खास करके जो आस पड़ोस के देश थे, जिनका इतिहास ऐसा रहा है कि कभी ना कभी रूस से उनकी झड़प हुई है, उन सभी को ये लगने लगा कि हमें रूस से अपनी रक्षा के लिए और हथियारों की आवश्यकता है, और वो बहुत सारे हथियार खरीदने के लिए और देशों के पास जाने लगे। फायदा यहां पर किसने उठाया? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया पिछले हाल ही के कुछ सालों में एक ऐसा देश बनकर के उभरा है जिसने बहुत बड़ी मात्रा में हथियार निर्यात करना शुरू कर दिए हैं, और बहुत ही अच्छे आधुनिक हथियार। हाल ही में पोलैंड ने बहुत सारे टैंकों का ऑर्डर दिया है दक्षिण कोरिया को। दक्षिण कोरिया के ही लड़ाकू विमान आखिर में मलेशिया ने भी चुने
कि हमें वो खरीदने हैं जब तेजस और दक्षिण कोरिया के विमानों में आखिर में प्रतिस्पर्धा हो रही थी। तो दक्षिण कोरिया एक ऐसा उदाहरण जो बहुत छोटा सा देश, लेकिन उन्होंने दूरदर्शिता दिखाई। उन्हें पता था जब ये युद्ध की शुरुआत हुई तो हमें कौन कौन सी चीजों पर ध्यान देना चाहिए, इस आपदा में क्या अवसर हो सकता है, और वहां से लेकर अब तक जो रक्षा क्षेत्र है, जो हथियार बेचते हैं दक्षिण कोरिया, उसमें बहुत 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 बड़ा इजाफा हुआ है और आगे आने वाले सालों में माना जा रहा है ये और आगे बहुत बढ़ने वाला है। और भारत को भी इसी तरीके की किसी चीज पर ध्यान अब देना चाहिए। यह था हमारा आज का एक्सप्लेन्ड का कार्यक्रम। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को पूरी तरह से स्पष्टता मिल चुकी है कि भारत ने इस समय हमारे निर्यात के लिए क्या लक्ष्य बनाया है, क्या वो लक्ष्य हम हासिल कर सकते हैं, अगर हाँ तो लक्ष्य हासिल करने के बीच में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो दिक्कतें पैदा कर सकती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन अभी के अभी दबाएं। हम आपके सारे के सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, तो कमेंट सेक्शन में भी हमें बताएं कि आपको ये सीरीज कैसी लगती है और कौन कौन से और नए ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आप इतने विस्तार से चर्चा चाहेंगे। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आपके जितने भी दोस्त यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को यहाँ पर बुलाते हैं और उनको भी इस तरह की क्लास दिलवाते हैं। ये क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे जल्द मिलूंगा एक और वीडियो के साथ इसी YouTube चैनल पर। तब तक के लिए जय हिंद।